Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 30th of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 30 जनवरी 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले जाकर डाउनलोड करना है टेलीग्राम को, और फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से चैनल मिल जाएगा। और इस चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली गिवन है, टेलीग्राम लिंक के नाम से वो लिंक गिवन है। उसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे ये चैनल ओपन हो जाएगा और इसको आप ज्वाइन कर पाओगे। ज्वाइन करने से फ़ायदा ये होगा, आप डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। बहुत सारे आपको डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को क्लियर करा जाता है। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोग को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोग को मैप में जाकर देखना है फ्रांस को, ठीक है, क्योंकि इंडिया और फ्रांस ने मिलकर ग्रीनरी के ऊपर काम करने की कोशिश करने वाले हैं वो लोग। तो फ्रांस को कहाँ पर ये फ्रांस लोकेटेड है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, किस किस से फ्रांस बाउंड्री शेयर करता है, इन सभी का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। जो नया है, जो नया स्टूडेंट है, वो एक बार अच्छे से जाकर मैप में देखे, देन उसके बाद आकर आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है, जिससे आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। और मैपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूपीएससी में, की अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक लोकेशन हम लोग डेली बेसिस पे देखते हैं, इससे आपका थोड़ा थोड़ा मैप भी कवर हो रहा है ना। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो ये द हिंदू न्यूज़पेपर का वीडियो है, ये जो एनालिसिस है, यहाँ एक कंप्लीट एनालिसिस है। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स रिलेटेड सारी न्यूज़ मिलेगी, प्रीलिम्स रिलेटेड के बाद सारे एडिटोरियल्स आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन मिलेगा उसका। तीसरी चीज़, हम लोग जोग्राफिकल लोकेशंस भी सारी देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर आपको एक कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस मिल जाता है। नाउ आते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर। सबसे जो पहला आर्टिकल है ये वाला, अभी हम लोग इस आर्टिकल को स्किप करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यह है इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। कल जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है 2019-20 का, तो इकोनॉमिक सर्वे को पूरी तरह से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके ऊपर टाइम लगने वाला है क्योंकि हम लोग एक वीडियो अपलोड करेंगे, तो आज दोपहर तक वो वीडियो आएगी। कल मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैंने पीपीटीज तो तैयार कर ली हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे की आज जो है वीडियो आएगी दोपहर तक, तो उसको आप लोग जाकर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। और देखो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़कर अगर ना गए आप लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम में तो ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक है, खासकर अगर हम बात करें जीएस पेपर 3 के अंदर, तो इसको हम लोग एनालाइज करेंगे एक पूरी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिटेल में कि क्या चीज़ें हैं, क्या सिचुएशन रह चुकी है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, बजट अभी 1 फरवरी को बजट आने वाला है, ठीक है, 1 फरवरी को बजट आने वाला है। और यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे हमारा कल आ चुका है। अगर हम बात करें, बजट जो है सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए आता है, ठीक है, यानी कि क्या क्या होने वाला है। जो इकोनॉमिक सर्वे वो पिछले साल का आता है हमेशा, ठीक है, कि पिछले साल में क्या क्या हुआ है। तो 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, सॉरी 2020-21 का, चल ठीक है, 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे है। तो उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या हुआ है पिछले साल, इकोनॉमी के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ा है। हालांकि काफ़ी हद तक लोगों को मालूम होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ जानने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसका निचोड़ निकाल लें तो ये बताया जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे ने भाई प्रिडिक्शन ये लगाया है कि भाई जो आने वाले टाइम में इंडिया की ग्रोथ होने वाली है 11% से, ठीक है। और बाकी चीज़ें हम डिटेल में दोपहर में एक वीडियो आएगी, उसका इंतजार करो और उसे ज़रूर 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 देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। ओके, ना उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा सेकंड आर्टिकल। यहाँ पे बताया गया गवर्नमेंट टू अबाइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन फार्म लॉज। यहाँ पे भाई गवर्नमेंट कह रहा है पालन करेगा सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा फार्म लॉज को लेकर, ठीक है। अब है क्या बेसिकली, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या कह रहा है कि उसने रेस्पेक्ट करा है सुप्रीम कोर्ट का। और यहाँ पर बोला गया कि भाई जो फार्म लॉज है उनको अभी इम्प्लीमेंट रहने देना चाहिए, ठीक है, टू स्टे द इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो भी फार्म लॉज चल रहे हैं उन्हें अभी के अभी रहने देना चाहिए। कोई इसके ऊपर अभी कोई काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट है वो पालन कर रही है और पालन आगे करेगी भी, जो भी सुप्रीम कोर्ट का और जो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। तो अगर हम लेकिन अभी के टाइम में अगर हम बात करें, जो भी फार्म लॉज हैं वो अभी के लिए तो सस्पेंड कर दिए गए हैं। अगर आज की सिचुएशन देखें, नेक्स्ट 18 मंथ के लिए जो है इन फार्म लॉज को सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अभी रिपब्लिक डे पर देखा है क्या बवाल हुआ है, किस किस बीच में दिल्ली पुलिस और फार्मर्स के बीच में क्या आप लोगों को वायलेंस देखने को मिला है, ठीक है। तो वो सारी सिचुएशन देखते हुए हमने क्या करा, 18 महीने के लिए आगे के लिए फार्म लॉस को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया है। आगे हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे सिचुएशन सुधरेगी हम लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने लग जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फार्मर का प्रोटेस्ट अभी भी जारी है, लगातार जारी है सिंघू बॉर्डर पर।
ठीक है। और यहाँ पे आपको ज़्यादातर सिंघू बॉर्डर पे ही प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो जारी है अभी भी। यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन चीज़ों से ना। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा, इसमें जो गवर्नमेंट है उसने थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइट कर दिया है। वो क्या है, किस चीज़ को लेकर? एनजीओज जो भी हैं हमारे, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये फंड रिसीव करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, फंड रिसीव करते हैं किसके थ्रू? एफसीआरए के थ्रू। एफसीआरए क्या होता है मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। तो जो एफसीआरए के रूल्स हैं इसके थ्रू जो है ये फंड रिसीव करा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये एफसीआरए फंड देते हैं एनजीओ को, उसको बोला जाता है फॉरेन डोनेशंस। ठीक है, तो ये जो फॉरेन डोनेशन है, अब इसके ऊपर आई रखी जाएगी, यानी कि इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी सारे लगा दिए जाएं। गवर्नमेंट ने चीज़ों को टाइट कर दिया है। वो क्या है कि जो भी यहाँ पे फंड एनजीओ के पास आएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जो भी फॉरेन डोनेशन आएगा बैंक में आएगा, तो जो बैंक है वो सारी डिटेल्स जो है देगा सरकार को। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर ये था, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं ये एफसीआरए क्या है। ठीक है, एफसीआरए रूल्स क्या है, तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। देखो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा ना। अगर हम बात करें एफसीआरए की, तो ये आपका जीएस पेपर 2 से जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और जीएस पेपर 2 में कौन से टॉपिक्स आप इसको रिलेट कर सकते हो, तो वह है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस। तो जो ये एफसीआरए है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जो भी फॉरेन कंट्रीज़ ने जो भी फॉरेन डोनेशन के थ्रू कंट्रीब्यूट करा गया है उसको रेगुलेट करना, जो भी फॉरेन डोनेशन है उसको अच्छी तरीके से देखना, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा घपला और ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, फ्रॉड देखने को मिलता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें फॉरेन फंडिंग जो होती है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की, इंडिया के अंदर जो भी फॉरेन फंडिंग आती है वो पूरी की पूरी देखभाल करी जाती है इस एफसीआरए एक्ट के अंदर। मतलब ये एक लॉ, एक कानून बनाया गया है इस चीज़ के लिए कि अगर कोई भी फॉरेन डोनेशन आएगा बाहर से, तो वो एफसीआरए एक्ट जो है पूरी तरह से देखेगा। और इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। जो भी एक्ट है ये इंश्योर करता है जो भी रिसिपिएंट है, यानी कि जिसने भी ये फॉरेन डोनेशन को रिसीव किया है, जिसके पास भी ये फॉरेन डोनेशन आया है, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी तरफ पूरी तरह से ये चीज़ें देखने को मिलेगी और ये पूरी तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन सारे लागू होंगे। और अगर हम बात करें एफसीआरओ को लाया कब तक गया था, एफसीआरए जो एक्ट है ये 2010 का एक्ट है। ओके, तो इस एक्ट के अंडर में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं भाई, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए हर 5 साल में। ठीक है, हर 5 साल में उनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इस एफसीआरए एक्ट के अंदर में, तभी ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट हो पाएंगी और लागू करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या था कि जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भाई यहाँ पर बैंक के ऊपर एक जिम्मेदारी डाल दी और बैंक से बोला कि आपके पास जो भी आपके पास फंड आएगा, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशंस का, तो आपको क्या करना है, जब भी ये डोनेशन आएगा तो आप लोगों को एक जो है डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, जितने भी बैंक्स हैं उनको रिपोर्ट देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को 48 घंटे के अंदर। ठीक है, जो भी रिसीप्ट आई है, जो भी पैसा आया है, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है, ठीक है, वो सब जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा उसके रिगार्डिंग जो बैंक्स होंगे वो क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देंगे 48 घंटे के अंदर अंदर। ओके, तो नाउ ये था आर्टिकल। उसके बाद बराबर में एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। कल एक बहुत बुरी सिचुएशन देखने को मिली है, पता नहीं न्यूज़ ने इतना कवर क्यों नहीं करा इसे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दिल्ली के अंदर आपको मालूम होगा इसराइल की एम्बेसी है। ठीक है, इसराइल की एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर ब्लास्ट देखने को मिला। एक ब्लास्ट हुआ है, काफ़ी तगड़ा सा ही आप कह सकते हो। इतना तगड़ा ब्लास्ट हुआ है कि जो आसपास की कारें थी उनका शीशा भी चटक गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्लास्ट हुआ है कहाँ पे हुआ है, दिल्ली के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम रोड है वहाँ पर। और अगर हम बात करें इसके पीछे का रीज़न हम लोग को अभी मालूम नहीं चल रहा है, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जैसे ही ब्लास्ट हुआ हमारे लोगों ने, यानी कि हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने एक आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस दिया इसराइल को कि भाई हम लोग इसके पीछे ऐसा आज से कुछ नहीं होगा, इसके पीछे हम लोग पूरी कार्रवाई करने वाले हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद जी, इन्होंने ट्वीट करा। ठीक है, और साथ ही साथ और भी लोगों ने ट्वीट करा था। इन्होंने ट्वीट करा और डाल दिया कि जो मैटर है वो इन्वेस्टिगेशन के अंडर में चल रहा है और भाई यहाँ पर किसी भी तरीके से हम लोग कल्प्रिट को पकड़ ही लेंगे। और दूसरी चीज़ भाई कि हम लोग यहाँ पर और जो है इसको काम करने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर, और आगे से हम लोग और ज़्यादा निगरानी रखने वाले हैं। और जो इसराइल की एम्बेसी है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के अंदर है। ठीक है, इनके द्वारा विश्वास जताया गया। फिर उधर से जो इसराइल के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बोला गया कि भाई हमें इंडिया के ऊपर विश्वास है। ठीक है, इंडिया जो है हम पूरा कॉन्फिडेंस है और इंडिया के ऊपर हमें पूरा का पूरा फेथ है कि इंडिया इन चीज़ों को टैकल कर लेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितनी म्यूचुअल एग्रीमेंट कितना बढ़िया है इन दोनों का इस समय, इसराइल और इंडिया का। ओके ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर, और पेज नंबर 8 पे कुछ वही आर्टिकल्स हैं जो कि हमने भी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किए हैं। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इन आर्टिकल्स का, क्योंकि जो देखो पेज नंबर 1 वाले जो आर्टिकल है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जो भी क्योंकि हेडलाइंस आती हैं पेज नंबर 1 पे। तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो है ये बोलता है हमें 11% ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से रेस्पेक्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फार्म लॉस के ऊपर, जितने भी फार्म लॉस के हैं, ठीक है, उनके ऊपर जितना भी सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स दे रहा है उनकी रिस्पेक्ट कर रही है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अभी मैंने बताया ब्लास्ट देखने को मिला है दिल्ली के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? इजराइल एम्बेसी के पास, और इजराइल एम्बेसी थोड़ी सी दूर है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट से थोड़ी सी दूर भी है ना। उसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 9 के ऊपर, यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल हैं, और मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ यूपीएससी में पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल नहीं पूछे जाते। ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। देखो ये वाला आर्टिकल में क्या बताया जा रहा है, अभी हमने कल कवर किया कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने इनके द्वारा बोला गया कि भाई इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बेकार हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे वोस्ट हो चुके हैं, और इसके पीछे का रीज़न है चाइना की हरकतें। जैसे कि आज के टाइम पर आप लोग देखोगे एलएसी पर स्टैंड ऑफ चल रहा है। उसके बाद अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि सिक्किम में जो नाकुला पास है वहाँ पर चाइनीज़ और इंडियन सोल्जर्स के बीच में फाइट देखने को मिली। तो सिचुएशन आज के टाइम पर रिलेशंस के तौर पे अगर हम देखें तो काफ़ी बुरी है। तो यहाँ के साहब क्या बोलते हैं, देखो भाई, चाइना के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर क्या बोलते हैं कि भाई चलो रिलेशन हमारे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आप लोग को जो बाउंड्री डिस्प्यूट है ना ये बीच में नहीं लाना चाहिए। अच्छा बेटे, देखो बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं लाना चाहिए बीच में, बाकी चीज़ें रिलेशन जो है हम लोग अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। अबे जब बाउंड्री डिस्प्यूट ही, जब बाउंड्री पे ही डिस्प्यूट चल रहा है तो क्या खाक रिलेशन मेंटेन होंगे? तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, यहाँ पे इनके द्वारा जो भी बात बोली गई थी, ठीक है, उसको देखते हुए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया चाइना के रिलेशंस हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था जब मैंने इनका आर्टिकल पढ़ा था कि भाई जो अगर हम बात करें डिस्प्यूट है वो पूरी तरह से आज के टाइम। तो यहाँ पर चाइना क्या बोलता है, फ्राइडे में चाइना ये बोलता है कि भाई हम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का आप कह सकते हो सम्मान करते हैं कि इंडिया चाइना के रिलेशंस को मेंटेन करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इंडिया को जो ये डिस्प्यूट है, बॉर्डर का डिस्प्यूट है, इसको बीच में नहीं लेकर आना चाहिए। ठीक है, टू नॉट बी लिंक्ड विद ओवरऑल बायलैटरल रिलेशन, यानी कि जो भी इंडिया चाइना के रिलेशन है इसमें ये वाले डिस्प्यूट को ऐड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इनके द्वारा ये कहना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या है, जो जयशंकर प्रसाद साहब हैं इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली थी जब इन्होंने अपना आर्टिकल दिया था। इन्होंने बोला था कि भाई आज के टाइम पर म्यूचुअल रेस्पेक्ट करनी चाहिए, म्यूचुअल सेंसिटिविटी की ज़रूरत है, म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन आज के टाइम पर कुछ नहीं दिख रहा है। उसके बाद इनके द्वारा बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी, जैसे कि आज के टाइम पर रिलेशन काफ़ी बेकार हैं, क्योंकि एलएसी पर स्टैंड ऑफ चल रहा है। उसके बाद गालवान वैली में हमारे 20 सोल्जर्स शहीद हुए। ठीक है, ये सारी सिचुएशन बताई। तो यहाँ पे रिलेशंस कुल मिला के ख़राब हैं, जयशंकर साहब के द्वारा बोला गया। दूसरी तरफ यहाँ पे जो चाइना की मिनिस्ट्री जो है वो बोलती है कि भाई जो है रिलेशन सही है। ठीक है, रिलेशन चलो ख़राब है, लेकिन उसमें बीच में आपको ये बाउंड्री का इशू नहीं लाना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बोली जा रही है। तो ये आप देख सकते हो कहाँ तक ये इनका दिमाग चल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला देखने को मिलेगा, नोवावैक्स, एक नई टाइप की और वैक्सीन आ गई। नोवावैक्स जो है ये बनाने वाला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे के अंदर है और दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाली बॉडी है। तो यहाँ पर जब वैक्सीन बना रहा है, इन्होंने देखा कि ये जो वैक्सीन है ये 89% तक इफेक्टिव है, यानी 90% तक जो है ये कामयाब वैक्सीन है, इससे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो भाई एक ये जो नोवावैक्स है ये एक अमेरिकन कंपनी है जिसने ये कोविड-19 वैक्सीन सेटअप किया है। अब यहाँ पर इन्होंने बना तो लिया, देखो अब इनमें इतना दम नहीं है कि इन वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो भी यहाँ पर बाहर से बनी हुई है, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा। लेकिन इसको प्रोड्यूस कौन करा है? उसको प्रोड्यूस करा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। उसी तरीके से अमेरिकन कंपनी नोवावैक्स, इन्होंने इस वैक्सीन को जो है सेटअप किया। नाउ अब ये क्या कर रहे हैं, ये ऑर्डर दे रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि भाई आप इस वैक्सीन को आप प्रोड्यूस करो, आप बहुत बढ़िया हो प्रोडक्शन में, तो आप इसको प्रोड्यूस करो। और यहाँ पे प्रूफ भी हो चुका है कि वैक्सीन काफ़ी बढ़िया है, आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे ना। उसके बाद यहाँ पे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप लोग जान लो है क्या चीज़। ऑनलाइन मेमोरियल जो होगा ये कोविड-19 विक्टिम्स के लिए होने वाला है, ये आज बिल्कुल लाइव होगा। ठीक है, लाइव तरीके से जो भी यहाँ पे लोग कोविड की वजह से जिनकी डेथ हुई है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर हम लोग मेमोरियल, ऑनलाइन मेमोरियल जनरेट करने वाले हैं। देखो मैंने अभी आपको पेज नंबर 1 पे बताया था कि मैं इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो ये सारे पॉइंट्स इस पेज पर आपको इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए गए हैं, और मैं आपको ये वीडियो दोपहर तक पहुंचा पाऊंगा। तो वहाँ पे कोशिश रहेगी आप दोपहर तक वेट करें
और यहाँ पे आप इकोनॉमिक सर्वे के बारे में सब कुछ जानेंगे। ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करने वाले हैं। पूरी जो बुक आती है भाई, पूरी बुक पब्लिश होती है, उन पूरी बुक को हम लोग देखने वाले हैं। ओके, एक ही पर्टिकुलर वीडियो में 20 से 25 मिनट, हो सकता है 5-6 मिनट बढ़ जाए, तो उसको ज़रूर देखना। नाउ आते हैं पेज, बिजनेस पेज पे, यानी पेज नंबर 11। और यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहला आर्टिकल ये आता है और यहाँ पर बात करी गई कोर सेक्टर के बारे में। तो जो ये इंडिया के 8 कोर सेक्टर हैं आप लोगों को मालूम है, ठीक है। 8 कोर सेक्टर की अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है पिछले महीने यानी दिसंबर 2020 में जो है गिरावट देखने को मिली है। जो श्रैंक है वो जो कोर सेक्टर्स हैं वो श्रैंक देखने को मिले हैं। 1.3% से जो है ये डाउन हुआ है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर हम बात करें 8 कोर सेक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सेक्टर ऐसे हैं जिनके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। 2 सेक्टर यानी कि एक है इलेक्ट्रिसिटी वाला और दूसरा है कोल सेक्टर, ठीक है। अब बताओ भाई बाकी 6 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? आप लोग सभी का नाम नीचे टाइप करो अगर आप लोग को मालूम है तो, और मालूम होने चाहिए ये 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं। मैं पहले भी 2 बार एक क्वेश्चन पूछ चुका हूं और पहले 2 बार काफ़ी हद तक लोगों ने सही बताया है और काफ़ी हद तक लोगों ने गलत भी बताया है। इस वजह से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को अभी भी नहीं मालूम है तो एक बार चेक करो और उसके बाद नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करो ये पूरे के पूरे 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इनके अंदर डाउन देखने को मिला है, सिंपल है ना। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे बताया गया जो भी बिजनेसेस हैं, यहाँ पे अगर जो भी आपका बिजनेस चल रहा है उसमें ये ज़रूरी है कि भाई आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होगा, आप नए नए इनोवेशंस कर पाओगे, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो R&D के ऊपर काम बहुत कम करा जाता है ना। अगर हम बात करें इंडिया एक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पर अगर आप लोगों को काम करना है, बिजनेस सेक्टर को और ग्रो करना है, बिजनेस सेक्टर में क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी भी कंट्री के लिए बिजनेस सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है तो आपको इनके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। पूरी तरह से रिसर्च करो, कहाँ कहाँ खामियां हैं उसको डेवलप करो, क्या क्या सोल्यूशन आप निकाल सकते हो बिजनेस सेक्टर में, वो सोल्यूशन लेकर आओ, ठीक है, जिससे आप बिजनेस को अपनी कंट्री के अंदर ग्रो कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है बिजनेस ग्रो होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, देन बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी, इकोनॉमी कहीं ना कहीं हम लोगों को ग्रो होती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फोकस करनी पड़ेगी, तभी हम लोग इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था आर्टिकल। नाउ अब बढ़ते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल की तरफ, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग एक पेज मिस कर रहे हैं, वो है आगे का वर्ल्ड पेज। तो देखेंगे 12th पेज है ये, देखेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले इसी के ऊपर आज का हमने थंबनेल है, इनफैक्ट यही वाली पिक्चर से हमने थंबनेल को बनाया है आज, है क्या और अच्छा भी है कि भाई जो WHO की टीम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम है, इन्होंने अपना फील्ड वर्क स्टार्ट कर दिया है वुहान के अंदर। वुहान कहाँ पे? चाइना में, जहाँ से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अब वुहान के अंदर ये टीम गई है। अब यहाँ पर ये टीम जो है खोज रही है कि ये जो वायरस है किस किस तरीके से ओरिजिन हुआ, इसकी हिस्ट्री निकाली जाएगी, पूरा का पूरा पैम्पलेट निकाला जाएगा, पूरी चीज़ें इसके ऊपर हिस्ट्री निकालने वाले हैं और यहाँ पे और चीज़ें रिसर्च करने वाले हैं वायरस के ऊपर। तो ये WHO की टीम पहुँच चुकी है, ठीक है। तो वायरस के ऊपर काम करने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पे ये चीज़ थी और आगे आने वाले टाइम पे हम लोग और जानने को मिलेगा कोरोना वायरस के बारे में, किस तरीके से ये पैदा हुआ, किस तरीके से यहाँ पे ये ओरिजिन हो पाया है, किस तरीके से ये फैला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को और भी जानने को मिल सकती है आगे, क्योंकि ये WHO की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है। तो वही चीज़ थी इसके अंदर और इसके ऊपर हमने थंबनेल भी बना दिया है आज का। नाउ आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ हमारे प्रीलिम्स रिलेटेड वाले आर्टिकल्स जो हैं ये ख़त्म होते हैं। नाउ अब हम लोग, ये स्पोर्ट्स पेज है और स्पोर्ट्स पेज UPSC के अंदर नहीं पूछा जाता है, आप लोगों को ही मालूम है, ठीक है। जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो जाते हैं वो मैं आप लोगों को सुबह की जो डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती है सुबह 5:30 बजे, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। 5:30 बजे एक वीडियो अपलोड होता है, वहाँ पे मैं आपको सारे जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं वो डिस्कस कर देता हूँ वहाँ पे, ठीक है। नाउ हम लोग बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ। तो भाई आते हैं पेज नंबर 6, दैट इज एडिटोरियल। और आप लोगों को मालूम है हम एडिटोरियल एक दिन पीछे के कवर करते हैं, ठीक है। तो ये एडिटोरियल जो है कल के हैं। नाउ जो ये आज के एडिटोरियल होंगे, सैटरडे वाले एडिटोरियल होंगे, हम इसको मंडे में कवर करेंगे, क्योंकि जो बीच में संडे है, संडे में खुद अपने बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, साइंस एंड डेवलपमेंट के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आर्टिकल आते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से चलते हैं, एक दिन पीछे के हम लोग एडिटोरियल्स को कवर करते हैं। उसके पीछे का रीज़न, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर जो है हम लोग 6:30 तक जो है इस एनालिसिस को अपलोड करते हैं और यहाँ पे मेरी कोशिश होती है कि मैं एक पूरा का पूरा परफेक्ट एनालिसिस अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर सुबह सुबह एडिटोरियल्स जितने आज के एडिटोरियल्स हैं उनको एनालाइज करना और पूरी अच्छी तरीके से इनको एडिटिंग कर पाना इनकी बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मॉर्निंग में चाहिए होता है न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो यहाँ पे इसके
पीछे का रीज़न यही है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भाई अब आपको अच्छे से एनालाइज करके मिला जाएगा। मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर एनालिसिस देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, जो कि एडिटोरियल सेक्शन को अभी के लिए छोड़ देते हैं। मॉर्निंग के अंदर बहुत सारे जो है सेक्शन को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। प्रीलिम्स रिलेटेड न्यूज़ जो है वो फ्रंट पेज की और ये छोटी छोटी न्यूज़ कवर हो जाती हैं, देन इनको हम लोग छोड़ देते हैं। इनसे एक आप ओपिनियन बिल्डअप कर सकते हो, आपका ओपिनियन बिल्डअप होता है, तो इनको इंपॉर्टेंट है पढ़ना, ऐसा नहीं है कि आप लोग छोड़ दो। तो यहाँ पे पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं, तो हम कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस कवर करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अपना एक इनिशिएटिव है, और इसकी तरफ यहाँ पर एक और चीज़ के ऊपर फोकस ये करते हैं कि जैसे आज का न्यूज़पेपर है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज का जो एडिटोरियल है वो आप लोग रीड करो, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी। रीडिंग हैबिट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके पास टाइम नहीं है, जो अभी प्रीलिम्स देने वाला है, वो ना करे, उसको कोई फोर्स नहीं है। जिनके पास अभी टाइम है वो अपनी रीडिंग हैबिट बना रहा है, ठीक है। रीडिंग हैबिट बनाओ और आप रीड करो, कितना आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर ऐसा है कि भाई पल्ले नहीं पड़ता। तो कितना आपको समझ में आ रहा है वो कोशिश करो, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो होता है उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप देखो कि हाँ मैंने कितना काफ़ी हद तक रिलेट कर लिया। तो फिर आने वाले टाइम में ऐसा दिन भी आएगा कि आप पूरा पूरा एडिटोरियल आप रिलेट कर पाओगे अपनी तरफ से। तो ये चीज़ें इंप्रूव होती हुई चली जाएंगी। तो इसी चीज़ के ऊपर हमारा फोकस करना का काम है ये। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 6 पे ऊपर सबसे पहले यहाँ पे एडिटोरियल दिखेगा, पहला एडिटोरियल, और इसको हम डिस्कस करने वाले नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन से रिलेटेड हमेशा बात करी जा रही है। एक ना एक आर्टिकल जो है वैक्सीन से रिलेटेड आ रहा है, कोरोना वायरस पेंडेमिक से रिलेटेड आ रहा है, तो हम लोग इसको अभी छोड़ सकते हैं। है क्या कि भाई देखो, आज के टाइम पर हम अच्छी तरीके से कोविड-19 को कंट्रोल कर पा रहे हैं, वैक्सीन के ऊपर काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्री में अच्छी चल रही हैं, केसेस जो है नहीं निकल रहे हैं, केसेस बहुत डाउन पहुँच गए हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को जो है अभी भी विजिलेंट रहना चाहिए, सतर्कता से रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी चांसेस हैं कि ये दोबारा से स्प्रेड हो सके, ठीक है। तो और बाकी सारे आने वाले टाइम पे भी हम लोगों को इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में फ्यूचर में कोई भी ऐसी बीमारी आ सकती है, तो हम लोगों को अभी से ही जो है पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। इस आर्टिकल के अंदर ये था, और ये आपकी जेन्युइन सी बात है, आप इसे स्किप करो। नाउ यहाँ पे आता है ये है एक अच्छा आर्टिकल। यहाँ पे बात करी गई है बिग टेक कंपनीज के बारे में। बिग टेक कंपनीज कौन सी होती हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, एप्पल, ठीक है। जो भी बिग टेक कंपनीज है जिन्होंने अपना पूरा का पूरा मोनोपोली जनरेट कर रखा है, यही इनको ही जानता है भाई, यानी कि पूरी सोसाइटी के अंदर इन्हीं कंपनी को जाना जाता है, और इनके ऑल्टरनेटिव को कोई नहीं जानता। जैसे कि गूगल हो गया, ये सर्च इंजन में जो है जहाँ पे आप लोग चीज़ें सर्च करते हो, गूगल फेमस है। गूगल के अलावा और कोई आप ऐप का वगैरह इस्तेमाल ही नहीं करते, जैसे याहू वगैरह, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल ही नहीं करते हो, ठीक है। गूगल फेमस है। फेसबुक की कैटेगरी में बहुत सारे और भी ऐप्स इस तरीके से हैं जो कि आपको फेसबुक वाले फीचर्स देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप फेसबुक को प्रेफर करते हो क्योंकि मोनोपोली जनरेट हो चुकी है। फेसबुक ने तो और चीज़ों को भी खरीद लिया है, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर खुद फेसबुक का ही है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ये चीज़ें चल रही हैं, अपना मोनोपोली जनरेट कर रहे हैं। उसी के बारे में यहाँ पे आर्टिकल में ऑथर ने लिखा है। तो ग्लोबल एंटी ट्रस्ट और चैलेंज ऑफ बिग टेक, या कि चैलेंज ऑफ बिग टेक को ये बोला गया है कि भाई आज के टाइम पे जो भी ये मोनोपोली पावर वाली कंपनीज हैं, मोनोपोली क्या होता है बेसिकली, मोनोपोली यानी कि सिंगल सेलर और लार्ज नंबर ऑफ बायर, मतलब कि खुद एक अकेली बहुत बड़ी कंपनी जो कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स उसके हों। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें ये वाली, यहाँ से स्टार्ट करें, तो जो देखो अभी आज के टाइम पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, खासकर बात करें फेसबुक और गूगल के ऊपर, इनके ऊपर खूब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यूएसए के अंदर बहुत सारे, आप कह सकते हो बहुत सारे केसेस हैं जो कि इनके रिजॉल्व होने आने वाले टाइम में इनके ऊपर डिसीजन आएगा। वो क्या है कि भाई ये आज के टाइम पर मोनोपोली जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे और जो बाकी सारे ऐप्स हैं, लाइक फेसबुक के काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स हो गए, गूगल के ऑल्टरनेटिव्स हो गए, वो उठ नहीं पा रहे हैं इनके चक्कर में, क्योंकि लोग इन्हीं चीज़ों को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो इनके रिगार्डिंग काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो अब हम आगे बात करते हैं। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें काम की नहीं है, इन्हें हम लोग स्किप कर सकते हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस इस पूरे आर्टिकल से हटकर हैं। ऑथर ने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अलग से रिलेट कर रखी है। नाउ हमें अपने काम की चीज़ के ऊपर फोकस करना है। काम की चीज़ यहाँ पर आप लोग को ये देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर जो ये गूगल हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपना नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट कर रखा है। एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क इफेक्ट है, बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो चुका है। आज के टाइम पे अगर हम बात करें, हम लोग सारे काम गूगल से करते हैं। इनफैक्ट हमें कहीं बाहर जाना हो तो गूगल मैप्स का इस्तेमाल करा जाता है। गूगल मैप्स आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें फेसबुक का, तो फेसबुक का भी यही हाल है, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आज के टाइम पे फेसबुक।
और इनफैक्ट जो सुंदर पिचाई हैं, जो कि गूगल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं, इन्होंने रिसेंटली ये भी अनाउंस किया कि भाई जो गूगल है अपने सर्च को और ज़्यादा बढ़ाने वाला है, और ज़्यादा एक्सपेंड करने वाला है, अपने ऊपर और ज़्यादा काम करेगा ताकि वो एक एक्यूरेट और एक टाइमली इंफॉर्मेशन दे सके। ठीक है, ताकि जो पता चल सके वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, या फिर कोविड-19 से कैसे क्विक रिकवरी हो, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो है और ज़्यादा बढ़ने वाला है गूगल, और ज़्यादा अपने ऊपर काम करने वाला है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया जो मोनोपोली पावर है इन लोगों ने जनरेट कर रखी है कि गूगल के अलावा भाई कोई और मार्केट में आएगा तो वो चल ही नहीं पाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा उठ नहीं पा रहा है, गूगल ही गूगल चल रहा है। ऐसी फेसबुक है, इसके अलावा कोई और ऐप्स आ रहे हैं लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखोगे अभी व्हाट्सएप ने कैसी पॉलिसी लेकर आया था, प्राइवेसी पॉलिसी। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि व्हाट्सएप को बॉयकॉट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना बंद कर दो, इसके बजाय आप लोग सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, टेलीग्राम यूज़ करो। लेकिन आज के टाइम पे देखें तो भाई इंसान व्हाट्सएप ही यूज़ कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सिग्नल ऐप यूज़ करा होगा। इनफैक्ट आप में से भी जितने भी देख रहे होंगे सबके फ़ोन में व्हाट्सएप ही होगा, सिग्नल ऐप बहुत कम यूज़ कर रहे होंगे, या फिर कर भी रहे होंगे तो उसके साथ साथ व्हाट्सएप ज़रूर होगा फ़ोन के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क इनफैक्ट है। ठीक है, आज के टाइम पे देखें तो बहुत सारे लोग कनेक्ट हो चुके हैं इससे। नाउ यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने मोनोपोली जनरेट करा, इनके ऊपर केसेस भी चल रहा है। नाउ उसके बाद अगर हम बात करें इसका एक सोल्यूशन क्या है, देखो इस तरीके से आर्टिकल को कवर करना है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के बीच का हमने देखा कि हाँ ये क्या चीज़ें हैं। अब नाउ एक पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका। पॉसिबल सॉल्यूशन यहाँ पर ये हो सकता है कि जो गूगल और फेसबुक हैं, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज हो चुकी हैं, इनको क्या करना चाहिए, जो भी नई ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, जो भी नई टाइप की कंपनीज, जो भी नई टाइप के चीज़ें उठने चाह रही हैं, उनको एक फेयर पेमेंट देनी चाहिए। ठीक है, एक फेयर पेमेंट कर देनी चाहिए। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो दूसरे जो ऐप्स वगैरह हैं जो कि इनके कंपटीशन में आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पेमेंट वगैरह देंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिलने वाली है और वो लोग भी ग्रो करेंगे। तो ये था आर्टिकल। इसके अंदर यहाँ पे जो हमने दो तीन पॉइंट कवर नहीं करें, ये बकवास है, यहाँ पे आप लोग छोड़ सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑथर ने बहुत सारी चीज़ें बेकार की कवर करी हैं, यहाँ पे आप लोग इन चीज़ों को भी छोड़ सकते हो। आप पढ़ के देखो, आपके चीज़ों कोई भी यहाँ पे काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, इधर भी यहाँ पे आपका कोई भी काम का चीज़ नहीं है, ये बीच बीच में सब जो है बेकार की चीज़ है। जो काम की चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको दो तीन पॉइंट ही निकल पाएंगे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट आर्टिकल जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वो है रशिया के अंदर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। ठीक है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ रशिया के अंदर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। यहाँ पे रशिया के अंदर एक आदमी बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका पिक्चर, एलेक्सी नावाल्नी। ठीक है, मैं आपको ये अच्छी तरीके से समझाता हूँ ये आर्टिकल। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर और खोलते हैं ये वाली पिक्चर। यहाँ पे आप देखो, ये आज के टाइम पर रशिया के प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा व्लादिमीर पुतिन, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है एक पर्सनालिटी जिसका नाम है एलेक्सी नावाल्नी। तो यहाँ पे जो ये आज तक जो व्लादिमीर पुतिन आज तक कभी किसी से डरे नहीं, लेकिन आज के टाइम पे जो डर रहे हैं वो इस पर्सन से। और इस पर्सन को पूरा का पूरा रशिया जो है सपोर्ट कर रहा है आज के टाइम पे। रशिया के अंदर जो इतना बवाल देख रहा है, प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, वो क्यों, क्योंकि ये है कि बोला ये जा रहा है व्लादिमीर पुतिन ने पूरा का पूरा आप कह सकते हो डिक्टेटरशिप जनरेट कर रखा है। बहुत टाइम से व्लादिमीर पुतिन हटे नहीं है। अगर हम बात करें 2000 से ही व्लादिमीर पुतिन कभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो प्राइम मिनिस्टर की पावर ज़्यादा थी। अब यहाँ पे जब ये प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा थी। सॉरी, प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर बने थे तो प्राइम मिनिस्टर की पावर ज़्यादा थी। अब ये प्रेसिडेंट है रशिया के अंदर तो प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा है। मतलब कि इन्होंने अपने कंट्रोल में कर रखा है पूरे रशिया को। इनफैक्ट इन्होंने ऐसी चीज़ कर रखी है कि आने वाले टाइम पर 2036 तक जो है ये वहाँ के रूलर बनने वाले हैं। 2036 तक ही रशिया पे रूल करने वाले हैं। अब ये लोगों को भाई किसको बात बचेगी है। अगर आप लोग देखोगे कि मतलब जो बच्चा 2000 में पैदा हुआ होगा वो 36 साल का हो जाएगा, तब तक वो एक ही उसके आप कह सकते हो एक ही सरकार के अंडर में रहेगा। हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, हम लोग पावर को ट्रांसफर करते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से जनरेट कर रखा है। तो उसी को देखते हुए अगर हम बात करें करप्ट की, ठीक है, करप्शन के अंदर भी बात करें तो रशिया का बहुत बुरा हाल है। रशिया के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो है एलेक्सी नावाल्नी ने बोला है ये बंदा उसके पीछे का कारण है। ओके, उसके बाद अगर हम बात बोलें तो एलेक्सी नावाल्नी को बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं आज के टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर यही बंदा है जो कि इसकी सीट छीन सकता है। और आने वाले टाइम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2036 से पहले जो यहाँ पे काया पलट सकता है वहाँ के प्राइम मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंशियल पद की, वो ये बंदा है। ठीक है, तो इनको मारने की काफ़ी बार कोशिश भी करी गई है। यहाँ पे पुतिन ने काफ़ी बार कोशिश करी लेकिन यहाँ पे सफल नहीं हो पाए हैं। हॉस्पिटल में अगर सॉरी हम लोग पुतिन को कह नहीं सकते, यहाँ पे काफ़ी बार इनको मारने की कोशिश करी गई है लेकिन सफल नहीं हो पाया, कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं लेकिन यहाँ पर
सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। ना अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पर फेमस हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा रशिया के लोग सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि हाँ भाई ऐसी सरकार हटे यहाँ से, क्योंकि बहुत टाइम से रूल चल रहा है और रशिया के अंदर इस समय हालत बहुत बुरी ज़्यादा है, बहुत बुरी है रशिया के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों की इनकम नहीं है। अगर हम बात करें, लोगों का कहना है पिछले 10 साल से उनकी इनकम ही नहीं बढ़ी। भाई पिछले 10 साल से जो पहले 10 साल पहले कमा रहे थे वो आज के टाइम पे भी वही चीज़ कमा रहे हैं। वो पहले 10 साल पहले 30,000 रुपये कमा रहे थे, आज के टाइम पे भी 30,000 कमा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो क्या सिचुएशन होगी। महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई काफ़ी बढ़ी है। तो लोगों का जो आप कह सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ख़राब हो रहा है वहाँ पर। लोगों के पास इनकम नहीं जनरेट हो रही है वहाँ पे रशिया के अंदर, तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एलेक्सी नवेल्नी की, तो एलेक्सी नवेल्नी का एक खुद का यूट्यूब चैनल भी है। मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूँ। ये इनका यूट्यूब चैनल है, मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको इनका नाम दिखेगा, ठीक है, ये रशिया में लिखा हुआ है। उसके बाद इन्होंने एक वीडियो पोस्ट करी थी प्यूटिन का पैलेस, ठीक है, प्यूटिन्स पैलेस के नाम से एक वीडियो पोस्ट करी थी। इस पर आप व्यू देख सकते हो, एक हफ्ते के अंदर 10 करोड़ व्यूज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी मैंने सुबह इसका स्क्रीनशॉट लिया है, एक हफ्ते के अंदर 10 करोड़ व्यूज़ हैं इसके अंदर। आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, जो प्यूटिन है इन्होंने भाई करप्शन कर करके अपने एक बहुत ही बड़ा सा, बहुत ही महंगा, आलीशान पैलेस बना रखा है, ठीक है, करप्शन कर करके। तो यहाँ पे इनके द्वारा ये बोला गया, हालांकि जो प्यूटिन के द्वारा मना भी करा गया है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई पैलेस वगैरह नहीं बनाया है, लेकिन इन्होंने एक वीडियो वायरल करी है और इसमें आप देख सकते हो 10 करोड़ लोग देख चुके हैं। और रशिया की अगर हम आबादी की बात करें तो उसमें 15 करोड़ की खुद की आबादी है रशिया की। तो इसमें से आप कह सकते हो 10 करोड़ लोग ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने देखा है, लेकिन 10 करोड़ लोग, तो मतलब कि इस पर आप ये लगा सकते हो मोस्टली जो है रशियन लोग इनको देख चुके हैं, ठीक है, इस वीडियो को देख चुके हैं। तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट एनालिसिस। यहाँ पे वही बताया गया। अगर हम बात करें पॉलिटिकल प्लेयर जो कि आज के टाइम पर उठता जा रहा है, वो है एलेक्सी नवेल्नी, और यही बंदा बदल सकता है आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें रशिया के अंदर। ओके ना, उसके बाद यहाँ पे आता है नेक्स्ट आर्टिकल, ये वाला। यहाँ पे बताया गया चाइना के बारे में। चाइना को भाई एक ग्लोबल लीडरशिप को फॉलो करना चाहिए, एक ग्लोबल लीडरशिप दिखानी चाहिए सभी लोगों को। ऐसा ना हो कि भाई चाइना है बहुत बड़ा, हम मानते हैं, ठीक है, बहुत सारे इसमें डिफेंसिव प्रोडक्ट्स, बहुत मतलब काफ़ी हद तक आगे निकला हुआ है, तो सुपर पावर है, लेकिन उसके सुपर पावर का अपना कोई घमंड नहीं दिखाना चाहिए और छोटी मोटी कंट्रीज़ के ऊपर। आज के टाइम पर देखोगे तो चाइना हथियाने लगता है काफ़ी सारे लोगों की जगह, जैसे कि ताइवान देखोगे, ताइवान की चलने नहीं देता, हांगकॉन्ग की बुरी हालत कर रखी है। उसके बाद अगर हम बात करें फिलीपींस के साथ इसके बवाल चलते रहते हैं। तो यानी कि जो चाइना है बड़ा, तो अपने सुपर पावर बनकर लोगों को आप कह सकते हो डरा धमकाने की यहाँ पे कोशिश करता है, तो ये चीज़ें सही नहीं है। तो ये बेसिकली बात क्यों आई, क्योंकि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देवोस के अंदर हुआ है। अब ये देवोस, पहले हम लोग जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, तो ये इस बार हुआ है, अभी हमारे जनवरी में हुआ है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, जनवरी के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ है। इसके अंदर जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहले भी हो चुका है, ये 2017 के अंदर पहले हुआ था, जहाँ पे चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एक पहले जनरल सेक्रेटरी बन गए थे, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, जिन्होंने ये मीटिंग को अटेंड किया था। नाउ ये मीटिंग दोबारा हुई है इस बार 2021 के अंदर जनवरी में, और वहाँ पे क्या है, जनवरी में ये दोबारा हुई है। तो उसके द्वारा यहाँ पे इनके द्वारा ये बातें बोली जाती थी। इनके द्वारा दो तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करा जाता था। वो क्या क्या, कि भाई ग्लोबल यूनिटी होनी चाहिए, वही घिसी पिटी बातें, ग्लोबल यूनिटी होनी चाहिए, क्लोजर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, एक इक्विटेबल ग्रोथ होना चाहिए। इन लोगों के द्वारा यही बोला जाता है वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो वाकई में चीज़ें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। बाकी में ये चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं क्या वापस? वाकई में जो चाइना है बहुत सारी कंट्री के साथ ग्लोबल रहता है, यूनिटी के अंदर रहता है। तो आज के टाइम पे देखेंगे जो बोल के आते हैं ये लोग फॉरम के अंदर, वो अलग चीज़ है, और जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो अलग चीज़ है। अगर हम देखें पैंडेमिक के टाइम पे, तो रशिया यूएसए और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो दरार आ चुकी थी, कोल्ड वॉर की सिचुएशन बन चुकी थी, ठीक है, एक नई कोल्ड वॉर की सिचुएशन बन चुकी थी। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन तो चाइना क्रिएट कर रहा है, और चाइना यहाँ पर आप कह सकते हो चाइना क्रिएट कर रहा है, चाइना को अपनी लीडरशिप दिखानी चाहिए। और यहाँ पे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग के अंदर बोल कर आया है कि हम लोग ग्लोबल यूनिटी को मेंटेन करते हैं। वाह, ठीक है। तो आज के टाइम पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें, मीटिंग से 2 दिन पहले की बात है, मीटिंग से 2 दिन पहले 16 घंटे लगातार बात हुई है चाइना से इंडिया की, कि भाई किस तरीके से हम लोग LAC यानी बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन कैसे कंट्रोल कर लें। लेकिन फिर भी यहाँ पे सब कोई सोल्यूशन नहीं निकला, कि यहाँ पे चाइना मानने को तैयार नहीं है, और चाइना कभी बात भी नहीं आएगा। और आज के टाइम पे अगर हम देखें, ताइवान के ऊपर बहुत बुरा हाल है। अभी 23 जनवरी की बात है, ये अभी कुछ दिन पहले की 23 जनवरी की बात है, ताइवान के अंदर बहुत सारे एयर डिफेंस को भेजा, ठीक है, किसने? चाइना ने। तो यहाँ पे चाइना को एक लीडरशिप बनकर काम करना पड़ेगा, ना कि इन लोगों को कंट्रोल करने का काम करना है। तो जो भी मीटिंग के अंदर बोल के आ रहा है, चाइना को वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ना कि सिर्फ बोलने से काम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि भाई एक मिलिटराइज पावर, जो एक चाइना बहुत बड़ी पावर है, अपने आप को पावर बन के दिखाता भी है, तो भाई
ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और सभी लोगों को साथ में लेकर चलना चाहिए। ओके, नाउ आप लोग को मालूम होगा कल था फ्राइडे, कल फ्राइडे के दिन एक आर्टिकल आता जो कि इंटरव्यू टाइप का, यहाँ पे बताया गया इंडिया के अंदर क्रिकेट ही क्यों उठा पड़ा है, इंडिया के अंदर क्रिकेट ही लोग क्यों जानते हैं। सिंपल सा लॉजिक है भाई, क्रिकेट के लिए कुछ नहीं चाहिए, एक डंडा चाहिए, एक बॉल चाहिए, खेलने लग जाते हैं बंदे, यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। और अब बात करें, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जागा पड़ा है। दूसरी चीज़, क्रिकेट से कनेक्शन लोगों का बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग देखोगे IPL और 50-50 मैचेस होते हैं, सब बैठ के देख लेते हैं, एक कनेक्शन बहुत बुरी तरीके से बन चुका है क्रिकेट के साथ। ठीक है, तो क्रिकेट ज़्यादा देखा जाता है, इंडिया के अंदर ग्रो होता है और बच्चा यहाँ पे क्रिकेट खेलना ही बहुत ईजी है। अब यहाँ पे टेबल टेनिस के लिए आपको कितनी सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिकेट के लिए आपको चीज़ें भी अवेलेबल हैं और आप इजीली जो है फोकस भी कर सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो उसने बहुत बड़ा अपना मार्केट भी जनरेट कर रखा है आज के टाइम पे, अगर हम बात करें तो। ठीक है, उसके बाद एट द लास्ट यहाँ पे एक आर्टिकल आ रहा है होलोकॉस्ट के बारे में है। ये यहाँ पे होलोकॉस्ट कब मनाया जाता है इसके बारे में याद रखना, बस यहाँ पे और कुछ मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हर साल 27 जनवरी को जो है ये होलोकॉस्ट सेलिब्रेट करा जाता है, तो इसको यहाँ पे आप लोग याद रखना, हर साल 27 जनवरी को। ठीक है, और इसका मेन लॉजिक क्या है, इसका मेन लॉजिक ये है कि भाई जो भी यहाँ पे हेट क्राइम्स जो होते हैं, उन जो भी इनकी जड़ें हैं उनको हटाना। ठीक है, हेट क्राइम्स जितने भी यहाँ पे अगर क्राइम्स वगैरह होते हैं उनको कम करने का काम होता है। ये जो दिन मनाते हैं हम लोग, इनकी भाई ये याद करते हैं कि भाई लोगों के ऊपर पावर दो कि भाई लोग इन हेट क्राइम्स को कम करें। ठीक है, तो यहाँ गाइज यहाँ पे ये चीज़ें थी। नाउ इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।